वेलकम फ्रेंड्स। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 5 जून। आज आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और ये जो कार्यशाला है, ये इस बात की चर्चा है कि हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें हमारा जो दायित्व है उसको हमारे को समझना है, और ये प्रकृति जो हमें देती है इसके प्रति हमारा उद्गार रहे, प्रकृति को हम अच्छे से समझ पाएँ। तो मैं अपनी बात को शुरू करने के लिए और एक भूमिका बनाने के लिए, इस प्रकृति का आविर्भाव व्यक्त करने के लिए, इसके प्रति उद्गार व्यक्त करने के लिए मैं छोटा-सा एक वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। 1 मिनट का एक वीडियो है, जो हमें इस प्रकृति की याद दिलाता है, और इसके द्वारा जो हमें जितने संसाधन मिलते हैं, जितना प्रकृति हमें देती है, उसके लिए हम इस वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं। जस्ट 1 मिनट हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। Others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me. One way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you? तो साथियों, हमने अभी ये एक छोटा सा वीडियो हमें एक याद दिलाता है कि प्रकृति को हमारी आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है तो हमको प्रकृति की आवश्यकता है। अगर इसका विनाश हुआ तो हमारा भी विनाश निश्चित है। और अभी इन दिनों में हमने पिछले 2-2.5 महीने से जो एक पेंडेमिक का प्रभाव देखा है, उसमें हमारी हलचल बहुत कम हो गई थी। प्रकृति के साथ हमारी छेड़छाड़, प्रकृति के साथ जो हम नुकसान कर रहे थे, उसमें बहुत कमी आई, और उसका प्रभाव इतना रहा, एक वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। विश्व भर में ये महसूस किया गया कि हमारी प्रकृति फिर मुखरित हुई है, और बहुत थोड़े से दिनों में ही प्रकृति में जो है ऐसे रूप हमको दिखाई दिए हैं। कहीं देखा तो गंगा क्लीन हुई है। 1 मिनट, आपका वीडियो सेट करते हैं हम। 6 थिंग्स। तो ये जो आपको दिख रहा है,
लॉकडाउन का बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव हमको महसूस हुआ है और कई तरह के ऐसे विचित्र आश्चर्यजनक परिणाम हमने देखे हैं जिनको हम जीवन भर तलाशते रहे तो हमें नहीं मिलेगा। दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल कम हुआ है, जहाँ 100 मीटर तक हमें गाड़ियाँ नहीं दिखती थी, वहाँ दिल्ली सहारनपुर जालंधर से हिमालय के दर्शन में हवा इतनी शुद्ध हो गई, गंगा साफ हुई है, वेनिस की झील जो इतनी विश्व प्रसिद्ध है उसको स्वच्छ देखा गया है, वाटर और ट्रैफिक पॉल्यूशन भी कम है। डॉल्फिन्स जो ऑलमोस्ट देखना मुश्किल हो गया था वो पानी में स्वच्छंदता से हमारे शहरों के आसपास आने लगी। विश्व में जिन देशों में एयर पोल्यूशन का प्रभाव बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा था वहाँ पे भी ये स्पष्टता से महसूस किया गया कि हवा का प्रदूषण बहुत कम हुआ है। वन्य जीवों ने अपने आप को स्वच्छंद पाया और जैसे जैसे मानव का डिस्टर्बेंस कम हुआ वैसे वैसे ये हम जो है वन्य जीवों को स्वच्छंद विचरण करते हुए देखा हमने। तो ये सारे जो प्रभाव हैं ये हमें क्या दिखाते हैं, इसको हमें थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझना है और आज का जो इस कार्यशाला का मेरा मुख्य भाव है वो वही है कि हम एक कुछ स्लाइड्स के माध्यम से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपको सामने चित्रण करेंगे। आनंद मोबाइल उठा लेना। तो दोस्तों ये चर्चा मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं कि इस पेंडेमिक का हमारे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा, इस पेंडेमिक के प्रभाव से हमें क्या सीखने को मिला और इसको सीख करके हम क्या आगे के लेसन्स हमारे एक्शंस को कैसे हम रीशेप कर सकते हैं, इसके ऊपर ये पूरा कार्यशाला का विचार है। क्या हम कर सकते हैं हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, उसी पर आज की सारी चर्चा रहेगी। मैं रिपीट करता हूं कि पेंडेमिक का इम्पैक्ट हमारे घरों में देखा गया, हमारे शहरों में देखा गया, पूरे विश्व में सब जगह देखा गया। मुंबई में जहां लाखों की तादाद में फ्लेमिंगोज आए, शहरों में पंछी और मोर सब विचरण करने लगे, कई वन्य जीव हमारे आसपास आए, गंगा साफ हुई, दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल कम हुआ है, आप देख सकते हैं कि 2016 का एक चित्र है राइट साइड में, उसमें कितना धूमिल बादल, आसमान साफ नहीं दिख रहे हैं, धूल भरा, और दूसरी ओर दूर तक आसमान साफ दिखाई दे रहा है। हिमालय की पीक्स हमको जालंधर से भी देखने को मिली है। लोगों ने कहा कि 30 वर्ष पूर्व इसको जालंधर से लोगों ने देखा था, आज 30 साल बाद वो वापस नजारा देखने को मिला। सहारनपुर से क्या मनोरम दृश्य आप हिमालय का देख सकते हैं, यानी तलहटी से हम हिमालय को अपने पास महसूस कर रहे थे, इतनी दूर तक हवा, आसमान, आकाश शुद्ध हुआ। और एक आंकड़ा भी आपके सामने पेश करता हूं कि जस्ट शुरू के 15 दिन के लॉकडाउन में, जैसे ही 22 मार्च से लॉकडाउन चालू हुआ, विद इन ए वीक एयर पोल्यूशन लेवल इतना कम आ गया कि जो कई वर्षों से हम नहीं चाह रहे थे, जो एयर पोल्यूशन का मेजरमेंट है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, उसके लेवल्स में इतनी कमी आई, जो मिनिमम स्टैंडर्ड है हमारा उससे भी वो नीचे पहुंच गया। इन सब चीज़ों से हमको ये सीखने को मिला है कि अगर हमारा पर्यावरण और प्रकृति का दोहन कम हो सके तो हम पर्यावरण को वापस सुधार सकते हैं। ऐसी दशा में हमारा सवाल ये है कि क्या हम ये कुछ लेसन सीख पा रहे हैं, क्या हम इनके ऊपर गहराई से विचार कर पा रहे हैं। Will we be able to do something to maintain our environment clean, or at least we don't go back? हम ऐसा तो हमें सोचना ही पड़ेगा कि जिस शुद्ध पर्यावरण को हम महसूस कर चुके हैं, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भूमि, प्रकृति, शुद्ध आसमान, बहुत कुछ हमने पाया है, क्या हम इसको अनवरत रूप से बनाए रखना नहीं चाहते? लेकिन हमको ये एक्शंस को हमारे जीवन में इम्बाइब करना पड़ेगा।
अभी पूरे विश्व भर के मीडिया ने इन बातों को हाईलाइट किया है कि पर्यावरण पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव हुआ है, लेकिन ज़्यादा डिस्कशन इस पर चल रहा है कि कैसे हमारी लाइफ नॉर्मल आए, कैसे हम वापस पुनः पहले का जीवन जी सकें। दौड़ इसी पे चल रही है और इस दौड़ में क्या हम हमारे लेसन्स को रख सकते हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि हम जब अर्थ की दौड़ में रहें, हम चाहते हैं कि सबको हमें वही रोज़गार वापस मिले, हमारे काम धंधे वही चलें, हमारे कंजम्पशन अगर उसी लेवल पे पहुँच गए, तो हम वापस वो पर्यावरण को नहीं सुधार पाएंगे। यहाँ पर मेरी तलाश इस पर भी है कि क्या ऐसे काम हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के रूप में कर सकते हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं करें। इस बीच में जो दूसरा पहलू है वो समझने की बात है कि कई वर्षों से हम क्लाइमेट चेंज का गंभीर परिणाम भुगत रहे हैं। विश्व का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर जितना पिछले 40 सालों में बढ़ा था, उससे ज़्यादा पिछले 10 सालों में बढ़ चुका है और इसकी बढ़ने की रफ्तार बहुत ज़्यादा है। ये 2-3 महीनों को निकाल दें तो हम पर्यावरण में बहुत सारा विनाश महसूस कर रहे हैं। हमारे ऊर्जा के जो कंजम्पशन है वो भी हर महीने में बढ़ रहा है। यहाँ पे एक आंकड़ा इंटरेस्टिंग आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो ऊर्जा के सभी तरह की ऊर्जा, हमारा हाइड्रो ऊर्जा, कोल ऊर्जा, जो भी सब तरह की ऊर्जा के हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन पर पर्सन ऊर्जा का कंजम्पशन घट रहा है। इसका मायना ये है दोस्तों कि 1965 से अभी 2017 तक का आंकड़ा है कि हम जिस गति से ऊर्जा का कंजम्पशन बढ़ रहा है उससे भी कई गुना गति से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पर कैपिटा कंजम्पशन भले ही घट रहा हो, लेकिन ये दुष्परिणाम है इस बात का कि हमारी मानव जनसंख्या बढ़ रही है। एक स्टडी हुई ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, उसने ये बताया कि अभी करंट हमारा जो वर्ल्ड का एवरेज कंजम्पशन है रिसोर्सेज का, वो 1.7 टाइम्स फास्टर है उसके मुकाबले कि जितना हमारी धरती अभी पुनः पैदा कर पा रही है। इसका मतलब है कि हमारी जितनी संपत्ति यानी इकोसिस्टम की ग्रोथ खड़ी हो रही है, उससे हम कई गुना ज़्यादा हम उसका कंजम्पशन कर रहे हैं और धीरे-धीरे हमारी जो ये इकोसिस्टम कैपिटल है, पर्यावरण की जो हमारी धरोहर है, पर्यावरण की जो संपत्ति है, प्रकृति की जो हमारे को सस्टेन करने की क्षमता है, उस क्षमता में ह्रास हो रहा है। और ये भी एक स्टडी है कि अगर जैसे हम कई पश्चिमी देश, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे ऐसे देश जिनका कंजम्पशन लेवल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसी तरफ बढ़ रहा है। वो भी, उसकी आकांक्षा भी यही है कि वो अमेरिकन जैसा जीवन जिए। अगर ऐसा हुआ तो आज हमारे को जो है जितनी आवश्यकता है, वो 5 धरती भी आ जाए तो भी हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये इतनी हमको धरतियों की आवश्यकता होगी और ऐसी धरती कोई है नहीं। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, इसका इम्पैक्ट बहुत वाइडली फील हो रहा है। बहुत जगह टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, तूफान आते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट का बहुत दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलता है। हमारा लेसन यही है कि हमारे जीवन पद्धति को हमें बदलना पड़ेगा, हमको सभी लेवल्स पे विचार करना पड़ेगा। यहाँ कहूँगा कि पर्यावरण को सुधार करना है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें आर्थिक रूप से नुकसान दे। हम आर्थिक रूप से हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए, संपन्नता से जीवन जीते हुए हम फिर भी प्रगति कर सकते हैं। We can meet the needs of everyone, but not the greed of everyone. हमारी अपॉर्चुनिटी ये है कि हम उस हमारे जो कंजम्पशन लेवल को बढ़ाएं। एक ये स्टडी है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की, which says कि थ्योरी ऑफ कटिंग कार्बन एमिशंस में कॉस्ट अस इन द बिगिनिंग वी फील कि ये हमारे लिए नुकसानदायक होगी, लेकिन इसको अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जाए तो ये बहुत सारे संसाधन पैदा करती है। एफिशिएंट एनर्जी का यूज़ करना भी हमारे लिए बहुत आर्थिक हमारे रोजगार उपलब्ध कराता है। हमारी धरती को हरा भरा करने का इतना बड़ा चैलेंज है, वो भी एक बहुत बड़ा साधन है। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, सभी चीज़ों में हमें पर्यावरण की मित्रता हम पा सकते हैं। दोस्तों, इस बैकग्राउंड के साथ मैं अब ये भूमिका बना करके ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये परम आवश्यकता है कि हम पर्यावरण के साथ संतुलित जीवन बिताएं। और आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन एक कैंपेन
के लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। अब मैं अगले कुछ चित्रों में अपने इन कैंपेन्स को, एक-एक कैंपेन जो एक्शन ओरिएंटेड है उनके बारे में बताऊंगा, और उनका हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हमारी धरती के जो हमारे जीवन के जो आधारभूत संसाधन है, आधारभूत एलिमेंट्स ऑफ लाइफ हैं, उनको हम बैलेंस करके चलें। ये जो पांचों तत्व है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश, इन सभी तत्वों को हमें बैलेंस करके रखना पड़ेगा। हमारे जीवन से कहीं इनका इतना ह्रास ना हो जाए कि हम हमारे को जो जीवनदायी ये जो प्रकृति है उसका ही हमारे को आधार खत्म हो जाए। इसमें मैं ये कहूँगा कि किसी भी संसाधन का, किसी भी प्रकृति के संसाधन का उपयोग करने और उसको सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए हमारे पास ये 3 ऑप्शंस हैं। इन पे गंभीरता से विचार करें। ये आज की कार्यशाला का एक आधारभूत फ्रेमवर्क है जो मैं आपके सामने समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी संसाधन है, उसको हमारा सबसे पहला प्रयास होना चाहिए कि उसकी अवेलेबिलिटी को हम जितना बढ़ा सके बढ़ाएं, और दूसरे एक्सट्रीम पे उसका जो हमारा कंजम्पशन लेवल है उसको हम कम रखें। तो अगर हम कंजम्पशन कम करेंगे और उसकी उपलब्धता को बढ़ाएंगे तो ये हमारे को ज्यादा लोगों को सस्टेन कर पाएगी। और इसके साथ साथ बीच में हम जो भी इसका यूज करें उसको मस्ट एफिशिएंटली करें, उसको यूज करें, रीयूज करें, रिसाइकिल करें। मैं एक पानी के उदाहरण से आपके सामने बात को स्पष्ट करता हूं कि अगर धरती पर जो भी बारिश के रूप में पानी आता है या पानी के जो भी स्रोत हैं, ग्लेशियर्स से पानी आता है, उस पानी को हम शुद्धता से रख सकें और उस पानी को वहां जहां ये मिलता है वहीं पर इसको संचय कर सकें। द बेस्ट प्रिंसिपल इज हार्नेस द वाटर वेयर इट फॉल्स। तो वहीं पे वो उपलब्ध हो तो न तो वो इरोजन करेगा और पूरी तरह से धरती में उपलब्ध रहेगा, धरती में पेनिट्रेट करेगा। तो वाटर हार्वेस्टिंग से हम वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ है कि पानी का जो हमारा कंजम्पशन है उसको कम कर सकते हैं। घर से लेके और इंडस्ट्रीज में सभी जगह पे इसका स्कोप है। घर पे हम बहुत सारा पानी, कार को धो रहे हैं, फर्श को धो रहे हैं, हम शावर से नहा रहे हैं, बहुत सारी चीजों में हम आरओ से वाटर वेस्ट कर रहे हैं। सब तरह से हम इसका कंजम्पशन रिड्यूस कर सकते हैं। और पानी को वापस स्टोर करके उसको वापस शुद्ध करके अगर इंडस्ट्रीज दोबारा यूज करे तो हमारा पानी की आवश्यकता कम हो जाएगी। सो इस उदाहरण से इन तीनों ऑप्शन से ये सभी एलिमेंट्स पे लागू होता है। मैं थोड़ा सा पांचों एलिमेंट्स पे इसकी ओर इशारा करता हूं। आज इस विषय पे मैं गहराई से नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर हमें हवा की उपलब्धता बढ़ानी है तो हवा को, शुद्ध ऑक्सीजन को पैदा करने वाली हरियाली को हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये इंक्रीज करने की चीज है। जो हवा को कम कर रहा है वो दूषण करने वाले जितने भी कारक हैं उनको कम करना पड़ेगा। पानी की अपन ने बात करी, सन सोलर एनर्जी का हम जितना हार्नेस कर सके, हम सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, लार्ज लेवल पर पैदा कर सकते हैं। हम घर की छतों पर पैदा कर सकते हैं। हम सोलर कुकर्स का इस्तेमाल करके सोलर को हार्नेस कर सकते हैं, सोलर हीटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर स्टीमिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे को सन की उपलब्धता बढ़ाने का तरीका हुआ। और हमारी अगर ऊर्जा की खपत को हम कम कर सकें तो हमारे को जो है इस एनर्जी की कमी नहीं होगी और एनर्जी का मोस्ट एफिशिएंट यूज होना चाहिए। इसी तरह से हम अगर आकाश तत्व की बात करें तो आकाश में हम जितना ओजोन लेयर को नुकसान कर रहे हैं, हमें पॉल्यूशन को घटा करके और हमारे को आकाश तत्व की उपलब्धता को हम बढ़ा सकते हैं और ओजोन डिप्लीशन को हमें कम करना होगा। अर्थ के रेफरेंस में बात करूं तो जितने भी बायोटिक और एबायोटिक यूज हैं इसके, यानी हम मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे एबायोटिक रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसकी सीमा है, उसको हमें कम करना से हम उसको उपलब्धता बढ़ा सकते हैं। और बायोटिक रिसोर्सेज को यानी ग्रीनरी ऑन द अर्थ हमें बढ़ाना पड़ेगा, वेस्ट को हमें कम करना पड़ेगा। तो इन्हीं मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो ये इस फ्रेमवर्क के आधार पे मैंने 7 एक्शन एरियाज आपके सामने पेश कर रहा हूं कि हमें सभी स्पेसेस को, जितना भी धरती का स्पेस है, सबको हरा करना है, एयर पोल्यूशन को कम करना है, वेस्ट को मिनिमाइज करना है, पानी का एफिशिएंट यूज करना है, पानी को कंजर्व करना है, ऊर्जा को एफिशिएंटली यूज करना है और धरती की हरियाली, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बनाए रखना है। और उसके साथ सबसे जुड़ा हुआ है कि हमारी लाइफस्टाइल को हमें ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा कि सभी तत्व हमारे लिए संयमित रहें, उपलब्ध रहें। हमारी विजन ये है कि ये धरती हमेशा, इस धरती पर आने वाले लाखों वर्षों तक जीवन आनंदमय रहे, पोल्यूशन में नहीं रहे, पानी शुद्ध मिले, भोजन शुद्ध मिले और आने वाले अनवरत सालों तक मिलता रहे। हम खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी
आवश्यकता है, और उसके ये आज की वर्कशॉप के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनकी मैंने आपके सामने चर्चा करी। अब हम थोड़ा एक्शन लेवल्स पे आते हैं। दोस्तों, हम कर क्या सकते हैं इसके ऊपर गहराई से हमें विचार करना चाहिए। और कर कौन कौन सकता है? सरकार को कुछ करने के दायित्व हैं, जरूर से सरकार के जो रोल हैं वो सरकार ही गवर्नमेंट लेवल पर ही होंगे। नॉन गवर्नमेंट बहुत सारी बॉडीज हैं जो इस मामले में हेल्प करती हैं, दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। कॉर्पोरेट सेक्टर, बिजनेस कम्युनिटी जो है उनका भी अपना रोल है, आम जनता और समुदायों का रोल है, लेकिन उससे सबसे पहले मैं कहूंगा कि इंडिविजुअल्स का सबसे बड़ा रोल है। अगर हम इंडिविजुअल्स के रूप में कुछ करते हैं तब हम दूसरों को कुछ कह सकते हैं कि आप भी कुछ करो। सबसे पहला दायित्व हमारा है, देन ओनली वी कैन टॉक टू अदर्स, देन ओनली वी टॉक टू गवर्नमेंट। आपके सामने जो मैं एक्शन स्ट्रेटेजी अभी पेश कर रहा हूं, सबसे पहले 1 महीने की एक्शन स्ट्रेटेजी है, उसको मैं आज ही लॉन्च करूंगा। दूसरा, उसके बाद हम सोचते हैं कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे 3 महीने, और जैसे जैसे हम एक कारवां बनता जाएगा, हम जुड़ के काम करेंगे। मैं कहूंगा कि बहुत लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम भी उनके साथ जुड़ना चाहेंगे। हम सब लोग आज जो भी अपन यहाँ पर हैं, वो सब लोग जो है हम जुड़ करके इसको लंबे समय तक इस काम को करना चाहेंगे। इसी के संदर्भ में आइए हम कुछ एक्शंस की बात करें। सबसे पहला कैंपेन है कि सब जगह हरियाली हो। ये धरती जैसी हमें मिली थी, जैसी हमने इनहेराइट करी है इसको, सब जगह पूरी तरह से ये हरा है। जहां पे हरियाली पॉसिबल है, कुदरत ने इसको हरा बना के दिया है। हमको सब जगह हमारा घर हरा हो, हमारी छतें हरी हो, बालकोनी हरी हो, हमारी वर्टिकल स्पेस हरी हो, घर के बाहर, गलियों में, रोड पे, रेलवे साइड्स में, सब जो भी खाली जगह पड़ी है, इंस्टीट्यूशंस हैं, कैंपस है, इंडस्ट्रीज है, और उसके बाद और भी बड़ा स्पेस है, हमारा पूरा लैंडस्केप है, हमारी पहाड़ियां हैं, हमारी लेन्स हैं, पूरा कहीं पर भी हरियाली के अभाव नहीं हो, सब जगह हरा भरा होना बहुत जरूरी है। दिस इज आवर फर्स्ट कैंपेन, फर्स्ट गोल, एवरीबडीज गोल, एवरीबडी नीड्स ऑक्सीजन, वी हैव टू डू दिस। इस ग्रीनिंग को प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या एक्शन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं दोस्तों, उस पर आते हैं। हम हरियाली बढ़ाने के लिए प्रकृति का जो नेचुरल सिस्टम है उसको यूज करना चाहिए। हम सीड सोइंग कर सकते हैं, हम स्टम्प ब्रांच प्लांटिंग कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, और नेचर को बढ़ने का मौका दे सकते हैं। ये हुए थोड़े से बाहर के तत्व, और हमारे घर को, हमारे घर, ऑफिस, कैंपसेस को भी हमारा कर सकते हैं, वो हुआ हमारा होम गार्डनिंग। तो आज मैं इस विषय पर 5 से 10 मिनट लेना चाहता हूं। आज का टेक होम ये है कि हम आज से ही जाके हम सीड का कैसे उपयोग करें। तो दोस्तों, सबसे पहले कहूंगा कि आप जहां रहते हैं, जिस घर के आसपास, पार्क में, खुली जगह पर, गांव में, पहाड़ों में, जहां कहीं आप जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे अपने बीज छोड़ते हैं और अलग अलग समय पे छोड़ते हैं। कुदरत का एक कुछ नियम है कि वो ऐसे समय पे ज्यादा बीज देता है जब उसको पकाना होता है। तो कई पेड़ों के बीज अभी गर्मी में, अप्रैल मई में पके हैं, और बहुत सारे बीज आपके पेड़ आमने सामने दिखाई देंगे। पिछले दिनों हमने आपको एक वीडियो भी भेजा था, अमलतास के बीज अभी आ रहे हैं, अर्जुन के बीज अभी आ रहे हैं, सेंजना के बीज आ रहे हैं, कई सारे पेड़ों के बीज अभी आ रहे हैं। तो आपके आसपास पेड़ पौधे जिनके भी बीज आ रहे हैं, उन बीजों को आप इकट्ठा करें और उन बीजों को हम कहीं पर भी लगाने के लिए उपयोग करेंगे। दोस्तों, ये मत समझिए कि ये बीज वेस्ट है या कोई हरियाली वेस्ट है। हरियाली हमारे लिए ऑक्सीजन देती है, इसलिए किसी भी पेड़ पौधे का होना, कैसा भी हो, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम सोच सकते हैं कि इसमें से ज्यादा यूजफुल प्लांट्स हम क्यों नहीं लगाएं। दूसरा है कि हमारा अभियान होगा कि हम सीड्स को लगाने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाएं कि सीड्स से पौधे बनने की संभावनाएं बढ़ जाए। तो हम सीड बॉल्स बनाएंगे छोटी लाइटर सीड्स के लिए। तो जो छोटे बीज होते हैं, हल्के बीज होते हैं, उनकी बॉल्स बनाने का अलग तरीका है। जो बड़े बीज होते हैं उनको या तो बिना बॉल लगाए भी अपन कर सकते हैं। तो इस समय ये ध्यान रखना है कि जब हम सीड सोइंग करते हैं तो प्रजाति को वहीं लगाना चाहिए जहां पर वो उपयुक्त रहती है। यहाँ मैं कहूंगा कि जैसे अलग अलग पहाड़ के टॉप पर अलग तरह के पेड़ होते हैं, पहाड़ों के तलहटी में अलग तरह के पेड़ होते हैं, कई नदी नालों के किनारों पे अलग तरह के पेड़ होते हैं, आपके जो ऊसर बंजर जमीन है वहां पर अलग होते हैं, आपकी समतल जगह पे अलग होते हैं। तो हर जगह आप जब भी बीज बोएं तो ऐसा नहीं हो कि आप आम का बीज ले जाएं और पहाड़ के ऊपर ले जाके बो दें।
लोग कहते हैं कि बीज को कहीं पर भी फेंक दो, ऐसा नहीं है दोस्तों। बीज फेंकते समय, बीज को उगाते समय ये ध्यान रखें कि उस जगह पर कौन-कौन सी तरह के पेड़-पौधे उग रहे हैं, उसी तरह के बीजों को वहाँ पे लगाएँ, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। बीज कब लगाने चाहिए? बारिश के जस्ट पहले लगाना बेस्ट है। बारिश आते ही उसमें से बीजों का अंकुरण होगा। बीज को लगाने के लिए हमको एक छोटा-सा माउंड बना लेना चाहिए। एक छोटा-सा मिट्टी का थोड़ा-सा ढेर बना लें 1 आध फीट का, उसके अंदर अगर बीज बोएँगे और उसके सामने खड्डा रहेगा, तो वो पानी उस गड्ढों में जाएगा और बीज को आसानी से उगने का मौका मिलेगा। ऐसे ही सरफेस पे फेंक देने से उसको पानी की उपलब्धता नहीं होगी, मिट्टी की अच्छी उपलब्धता नहीं होगी, तो उसके उगने की संभावना नहीं होगी। ये थोड़ा-सा काम करने से हम बीजों के उगने की संभावनाओं को 10 टाइम्स 20 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। हमको ये जो पिट्स के ऊपर लगाना है उसमें ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हम उसको माउंट के ऊपर लगाएं, उसको नीचे लगाएं। सीड बॉल्स बना सकते हैं। सीड बॉल पे मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा कि हमें सीड बॉल क्यों बनानी चाहिए, किन किन प्रजातियों में बनानी चाहिए, किस किस कारण से बनानी चाहिए, इसके ऊपर सोचते हैं। तो सबसे पहला है कि ऐसे बीजों को जो हल्के होते हैं, कहीं पर भी ले जाना होता है, कहीं लगाना होता है, तो वो बहुत आसान रहता है और उनको बोना भी आसान रहता है, इसलिए हमको सीड बॉल बना लेनी चाहिए। दूसरा ये है कि सीड बॉल जब बनाते हैं तो हम उसमें खाद और मिट्टी का ऐसा मिश्रण उपयोग कर लेते हैं जिससे उसको मॉइस्चर जो है उस जगह पे ज़्यादा मिले। यानी आपकी मिट्टी में अगर हमने अच्छी क्ले सॉइल डाल दी, थोड़ी सी खाद डाल दी और उसकी छोटी सी एक बॉल बना दी, तो उसमें जब पानी आएगा, बारिश आएगी, आसपास की मिट्टी में इतना तत्व नहीं है, पत्थर है, कंकड़ है, रेतीली है, तो वहां पे पानी नहीं रुकेगा, लेकिन इस बॉल के चारों तरफ पानी रुकेगा, वो इसको सीड को जर्मिनेट होने की में मदद करेगा। सीड बॉल्स किस तरह से, किन किन प्रजातियों की बनानी चाहिए? एक तो सबसे जो हल्के बीज होते हैं, घास के बीज हैं, अरडू, चुड़ैल, शीशम, इस तरह के जो पेड़ों के बीज हैं जो उड़ जाते हैं, हल्के होते हैं, इनको अलग अलग बोना थोड़ा मुश्किल रहता है। इनको आप सैंड और क्ले के साथ मिक्स करके और इसको आप एक छोटा सा बॉल के रूप में बना लें। दूसरा है कि हम जो छोटे बीज होते हैं जिनके बबूल, कुंगटा, रोंज जैसे बिल्कुल छोटे-छोटे बीज होते हैं, उन बीजों को आपको बॉल में बनाना आसान रहता है। लेकिन जो हार्ड बीज हैं, बड़े बीज हैं, उनको भी ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए, तो उनको अगर बॉल रहेगी, तो वो बॉल के आसपास जो पानी रुकेगा, वो उनको जर्मिनेट होने में मदद करेगा। और जो कुछ बड़े बीज होते हैं, जैसे अर्जुन का बीज है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी बॉल बनाएँ, बस उस बीज को सोइंग करते समय अगर थोड़ा-सा अंदर दे दें, तो इस तरह से लाइटर सीड्स, छोटे सीड्स में बॉल बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सीड बॉल बनाने का क्या तरीका, उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले मिक्सचर। लोग कई बार ऐसा सुनाई में देता है कि साहब 1/3 मिट्टी ले लो, 1/3 खाद ले लो और 1/3 उसमें सैंड ले लो। तो ऐसा नहीं है। आइडिया ये है कि उसमें सीड बॉल ऐसी बननी चाहिए जिसमें कि मॉइस्चर रुका रहे, सीड बॉल बंधी हुई रहे। तो उसमें जैसे महिलाएं आटा लगाती है तो आटा का जो कंसिस्टेंसी है उसको देख के उतना पानी मिला के वो ऐसा कर लेते हैं कि वो उसका बंधा हुआ रहे, उसमें न ज़्यादा हो न कम हो। इसके लिए आधारभूत चीज़ ये है कि उसका क्ले कंटेंट थोड़ा होना चाहिए जो मिट्टी को बांध सके। अगर किसी एरिया में क्ले ही मिट्टी है तो फिर उसमें और ज़्यादा क्ले मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी एरिया में सैंडी सॉइल है तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा क्ले मिलाना पड़ेगा। तो सूत्र ये है कि वो बाल बंधी हुई रहे, इतना हमको मिक्सचर बनाना पड़ेगा। फिर उसमें पानी आवश्यकता अनुसार मिलाएं, उसमें न लंप बने, एक पेस्ट जो आइडियल लाइट होता है उसकी, जिसकी बॉल बन सके। छोटे अगर बारीक बीज हैं तो उसको पूरी मिट्टी में मिक्स करके फिर बॉल बनाना चाहिए, और अगर बड़े बीज हैं तो बॉल बना लें पहले और हर बॉल के बीच में एक एक दो दो बीज, उसमें तीन तीन बीज उसमें डाल दें। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एक ही बॉल में मल्टीपल सीड्स रख सकते हैं, रखने भी चाहिए ताकि संभावना बढ़ जाए। और अगर किसी सीड की हार्ड कोट है और उसको कोई ट्रीटमेंट चाहिए, कई कुछ सीडों को गर्म पानी से ट्रीट करना पड़ता है, किसी को एसिड से ट्रीट करना पड़ता है, किसी को गोबर में डालना पड़ता है, तो उस तरह से इसको सीड प्री ट्रीटमेंट पहले कर लें। और जो जो बीज छोटे होते हैं उनके लिए सीड बॉल का जो शेप है वो डिस्क के शेप में होना चाहिए। मैं अभी आपको चित्र में दिखाता हूँ, जैसे इडली होती है वैसे। और सेमी ड्राई सीड बॉल्स जो है वो बना के और 24 से 48 घंटे उनको हमको छाया में,
धूप में नहीं, छाया में सुखा लेना चाहिए। और नमी इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो बीज पहले ही उग जाए और फिर हम उसको स्टोर कर लें तो वो बीज किसी काम का नहीं रहेगा। तो बेटर ये रहता है कि बारिश के थोड़ा-सा जस्ट पहले अगर हम बनाएँ, बारिश आ गई और उसी समय 1 आध दिन पहले अपन सीड बॉल बनाएँ और वो फिर ऐसे हो जाए तो उसको ले जा करके सोइंग करना बड़ा आसान होगा। ये थोड़ा-सा चित्रों से समझिए कि ये देखिए पहले लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे एक सीड बॉल बनाने का चित्र है। इन्होंने एक मिक्सचर बनाया और एक थाली में बीज रखे हुए हैं, उनको मिक्स किया और ये इस तरह से बॉल बना दिया। आप राइट बॉटम पे इडली जैसा चित्र देख रहे होंगे। तो इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि बॉल अगर बड़ी होती है तो उसको संभावनाएं धरती से संपर्क में आने की नहीं होती। तो कम पानी हो या ज़्यादा पानी हो, दोनों दशाओं में ये फ्लैटिश सीड बॉल ज़्यादा उपयोगी होती है। तो ये हुआ दोस्तों सीड बॉल बनाने का काम और सीड सोइंग करने का काम। तो इसमें मैं आग्रह करूंगा कि अभी जिस भी पेड़ों के जहाँ कहीं बीज मिल रहे हैं उनको आप बस घर के आसपास कहीं से भी इकट्ठा कर लें, किस भी प्रजाति का हो, बस ये देख लें कि कौन सा बीज कहाँ है। ये जरूर है कि खरपतवार का बीज नहीं इकट्ठा करें और उन बीजों को इकट्ठा करके अपन अगर मास सोइंग करेंगे तो वो हम काफी जगह हरियाली पैदा कर पाएंगे। हमारा मूल उद्देश्य है हरियाली पैदा करना। एक दूसरा बड़ा सुंदर तरीका है जिससे हम आसानी से एक पेड़ बना सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कोई ग्राम संपर्क में रहे हो तो गांववासी किसी पेड़ की बड़ी शाखा को काट के 10-15 फीट ऊंची शाखा को काट के और उसको कहीं गाड़ देते हैं और वो पूरा का पूरा पेड़ बन जाता है। ये आपको मैं इस चित्र में दिखा रहा हूँ कि ये जो एक 15-20 फीट ऊंची एक लगता है शायद बरगद की शाखा है, इसको इन्होंने काटा। अब ये इतनी मोटी भी है, 15-20 सेंटीमीटर मोटाई है इसकी और इससे इतनी मोटी, इससे भी थोड़ी मोटी हो सकती है, इससे थोड़ी सी कम मोटी भी हो सकती है, थोड़ी लंबाई कम भी हो सकती है जैसी आपको अवेलेबल हो। लेकिन एक पेड़ की शाखा को काटा, बस ध्यान ये रखना है कि नीचे से शाखा बिल्कुल शार्प कट होना चाहिए, नीचे से फटी हुई नहीं होनी चाहिए। फट जाएगी तो वहां से पानी घुस के उसको सड़ा देगा। तो जो ब्लंट कट होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए और ऊपर जो है जो पेड़ का हिस्सा है जो ऊपर उगता हुआ है वो ऊपर होना चाहिए और हो सके जहां तक उसकी पेड़ की शाखा की अंतिम जो टिप है वो भी इसमें रहनी चाहिए। तो ये इस तरह से आप एक शाखा अगर लगा दें तो इससे कई सारे पेड़ बन सकते हैं। इस शाखा में कौन कौन सी प्रजातियों को आप लगा सकते हैं, इसका कौन सा उपयुक्त समय है। तो समय की बात करें तो मई एंड से लेके जून में, यानी बारिश से लगभग 15-20 दिन पहले, 2 से 4 सप्ताह पहले इसको लगा सकते हैं। तो अभी दोस्तों सबसे उपयुक्त समय है कि आप इस समय इस काम को कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी शाखा 4-5 फीट से 10 फीट से 15 फीट कितनी भी हो सकती है, कितनी भी मोटाई की हो सकती है, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 10 इंच 20 इंच पूरा का पूरा पेड़ आपको वहां लगा सकते हैं। इसमें नीचे जब शार्प कट होता है तो नीचे से इसका जो सेफ फ्लो है, यानी इसका जाइलम फ्लोएम से जो तत्व निकलते हैं वो नीचे से ब्लॉक हो जाते हैं और ज्यादातर ये पेड़ ऐसे होते हैं जो लेटेक्स प्रोड्यूस करते हैं या रेजिन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो वो उसको ब्लॉक कर लेते हैं। और जब उसके साथ हम नीचे लगा देते हैं 2-3 फीट तीस को गहरा गाड़ दें तो धीरे धीरे वो अपनी जड़ें छोड़ देता है और जड़ों के बाद में ऊपर से जो है पत्ते निकलने लग जाते हैं और जो आपको 5 साल 10 साल बाद जो पेड़ की साइज आपके पौधा लगाने से मिलेगी वो ऐसे ही मिल जाती है। पेड़ भी बड़ी हाइट का हो जाता है। इसके उदाहरण है सेंजना का पेड़ आप लगा सकते हैं, बरगद पीपल लगा सकते हैं, पारस पीपल लगा सकते हैं, सेमल लगा सकते हैं, बकायन एक नीम जैसा पेड़ होता है वो लगा सकते हैं, शहतूत लगा सकते हैं, गदा पलास लगा सकते हैं, चंपा लगा सकते हैं। ये सप्तपर्णी जो है एल्स्टोनिया स्कोलरिस का प्लांट है वो लगा सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी प्रजातियां आप लगा सकते हैं। अगर ये दोस्तों आपके आसपास है तो आज से ही प्रण करें कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हम कम से कम एक शाखा जरूर लगाएंगे और डेली आज एक, कल दो, कल परसों 20 आप इसके माध्यम से अगर पेड़ पैदा करेंगे तो बहुत हरियाली आपको अच्छे से मिलेगी और ये जल्दी ही आपको पेड़ बन जाएंगे, चराई से भी मुक्त रहेंगे और इनको ज्यादा और कोई सेवा करने की जरूरत भी नहीं होगी। इन दिनों में ज्यादा इनको पानी देने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, हल्का पानी कभी एक आध बार दिया, बारिश से पहले ये हो जाएगी। सो दोस्तों अभी तक हमने 2 बात करी है, सीड सोइंग का कैंपेन चलाना है, जितना सीड इकट्ठा कर सकें थोड़ा सा उसको तरीके से सोइंग करना है या स्टम प्लांटिंग करनी है। दिस इज ए बिग थिंग वी हैव बिग थिंग वी कैन डू राइट नाउ। हर महीने हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ये बारिश का समय आ रहा है, कई जगह बारिश शुरू भी हो गई होगी, तो बारिश के साथ ही हमें पेड़ लगाने का अभियान भी चलाना है और मैंने देखा है कि लोग पेड़ लगाने में ज्यादा
आकर्षित रहते हैं, बहुत लोगों के भाव रहते हैं। आज पर्यावरण के प्रति बहुत जागृति है। हर घर घर में लोग, हर कॉलोनी में, हर संस्थाएं बहुत अभियान चलाती है इस समय पे पेड़ लगाने के। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो पेड़ों के पौधे लगाने हैं, जो भी और चीज़ों के लगाने हैं, तो उसके लिए कुछ आवश्यक बातें हैं कि हम कहाँ पर कौन-सा पेड़ लगाएँ, उसको सही तरह से चुनना बहुत ज़रूरी है। सेलेक्टिंग द राइट स्पीसीज फॉर राइट प्लेस। आपकी गली बहुत सकड़ी सी है और आपने ऐसा पेड़ लगा दिया जो बहुत फैलता है, तो थोड़े दिनों में उसके घर में शाखाएँ आएँगी, लोग शाखाएँ काटेंगे। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनका पतझड़ बहुत ज़्यादा होता है, घर के बाहर आपने लगा दिया, हवा के साथ मई जून के महीनों में, अप्रैल के महीनों में आंधियों के साथ खूब सारे पत्ते आते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो आपको चुनाव ऐसा करना है जो आपकी स्थान की उपयुक्ता हो। आपके पास चौड़ी जगह है, बड़ा पार्क है, तो वहाँ पे आप बड़े डायमीटर का पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ का पौधा कैसा होना चाहिए, वो भी राइट क्वालिटी का होना चाहिए, राइट हाइट का होना चाहिए, सीधा खड़ा रह सके, उसकी कॉलर गर्थ अच्छी हो। ये सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पौधे की लगाने की टेक्निक भी सही होनी चाहिए। पौधे को कैसे होल्ड होल्ड किया जा सकता है, कैसे हैंडल किया जा सकता है, कितना गहराई में लगाना है, कितना बड़ा गड्ढा होना चाहिए, कैसे उसको अंदर रखना चाहिए, डीप प्लांटिंग, ओपर प्लांटिंग, उसका कैसे, उसके सामने एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना देना चाहिए, कैसे बना सकते हैं, उसकी क्या टेक्निक होती है। और दोस्तों, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि पिछले 20-25 साल से, जब से मैं वन विभाग में ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये सीखने को मिला है कि इस टेक्निक को अगर ठीक से यूज किया जाए तो बारिश के दिनों में अगर 4-5 बार 2-3 महीने में अच्छी बारिश हो गई है और आपने वो सिस्टम ठीक से बना लिया है, तो उस सिस्टम की वजह से इतना पानी धरती में उतर जाता है कि उसको फिर उस पौधों को जिंदगी भर पानी नहीं देना पड़ता। दोस्तों, हम करोड़ों पौधे हमने लगाए हैं और उन पौधों के सामने हमको यही सिस्टम करना पड़ता है। इस सिस्टम के बारे में भी हमको बात करने की जरूरत है। हम पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए कई तरह के ट्री गार्ड्स का उपयोग कर सकते हैं। हमारे एक बहुत अभूतपूर्व साथी हैं जो बहुत सस्ते और टेक्निकली बहुत अच्छे ट्री गार्ड्स बनाते हैं, अग्रवाल जी। उनका भी हम आगे आने वाले दिनों में इसका वीडियो आपको दिखाएंगे, उनको भी आमंत्रित करेंगे। और पौधों को लगाने के बाद उसकी क्या केयर करनी चाहिए, कैसे शुरू में अगर उसको स्टैंड सपोर्ट चाहिए, उसको थोड़े दिन बाद कब प्रूनिंग चाहिए, कब पानी पिलाना, कब निराई गुड़ाई करना, कैसे मेंटेन करना है, ये सब चीज़ों की चर्चा बहुत आवश्यक है। और ये जो पेड़ लगाने का काम है, ये हम इसके बारे में एक ट्रेनिंग आयोजित करने वाले हैं। ये एक वर्कशॉप हमने शेड्यूल करी है। इस वर्कशॉप में आप सबका स्वागत है। साउंड टेक्निक्स ऑफ ट्री प्लांटिंग, ये जो मैंने अभी चर्चा करी है, वही सब मुद्दे और जो भी आपके मुद्दे हैं, आजकल और भी कई चीज़ें कंसेप्ट में आ रही है कि हम एक डेंस फॉरेस्ट लगा दें, कोई मियावाकी फॉरेस्ट लगा दें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि आपके लिए क्या उपयुक्त है, कितना कम से कम संसाधन में कर सकते हैं। 21 जून को संडे के दिन सुबह 11 बजे से ये वर्कशॉप होगी और इन्हीं माध्यम से आपको सूचना मिलेगी। इसी facebook.com ग्रीन विजन ऑफ अर्थ पर ये होगी, लेकिन आपको इसके लिए एक रजिस्टर करना होगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ताकि हमको पता लगे कि कितने लोग इंटरेस्टेड है। और इस फॉर्म में हमने ये भी पूछा है कि आपकी किस तरह की आवश्यकता है, कहाँ लगाना चाहते हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है। तो एक छोटा सा फॉर्म है जो शॉर्ट लिंक पे दिया है, बिटली अगर आप सभी जानते हैं, bit.ly bit.ly/, ये कांस्टेंट रहता है और इसके आगे आप tree-planting1 लिखेंगे तो हमारा फॉर्म खुलेगा, उस पर आप रजिस्टर करिएगा। और इस दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए, बच्चे बड़े जो भी प्लांट्स लगाना सीखना चाहते हैं, अपने हाथ से एक पौधा लगाना चाहते हैं, नहीं अपने घर पे नहीं लगा सकते, आपके पास जगह नहीं, किसी और की मदद करना चाहते हैं, तो जरूर इस चीज को सीखिए और इस वर्कशॉप में भाग लीजिए। तो दोस्तों, ये ट्री प्लांटिंग की मैंने बात करी है। इसके बाद में एक चीज की आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बहुत ही सिंपल बात कहना चाहूंगा आपको कि ये चित्र अगर आप देखें तो आपको लग रहा होगा कि ये सारा कुदरत का करिश्मा है। कुछ लगाना नहीं पड़ा, न बीज बोना पड़ा, न कोई पेड़ लगाना पड़ा, न कोई ब्रांच लगानी पड़ी, कुछ नहीं किया, सब करने वाला वही कुदरत का करिश्मा है। दोस्तों, हम इसको क्यों नहीं अडॉप्ट करें? इसमें बहुत सारी स्कोप है, बहुत संभावनाएं हैं, इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि नेचर जो है पूरा इसी तरह से रेस्टोर करती है, अपने आप को रिवाइव करती है, वही बीज फेंकती है, वही मिट्टी देती है, वही हवा देती है, वही पानी देती है और धीरे धीरे उग जाता है। बस हमें क्या करना होता है कि हमें कुछ डिस्टर्ब नहीं करना, हमारी तरफ से जाके जो हम गड़बड़ करते हैं उसको रोकना पड़ेगा। कोई ग्रेजिंग ना हो,
रोक दीजिए उसको थोड़े से दिन के लिए, जब तक ये पेड़ बड़े हो जाएंगे उसके बाद आप फिर अगर अंदर जाते हैं कोई नुकसान नहीं है। आप अपना उसमें से जो अब अनियंत्रित जो कटान करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें से लाते हैं तो कुदरत उतना अपने आप वापस होती है, राइट स्टेज पे लाना होता है, इसी चीज को समझना है दोस्तों। इसके लिए हमें अभियान चलाना चाहिए। जो भी समुदाय है, कम्युनिटीज है, जिनके आसपास लैंड्स हैं, अगर उनकी ये समझ में आ जाए कि हमारे संरक्षण से ही होता है, आज हम उसको बर्बाद कर रहे हैं, हम उसको बड़ा करके उससे ज्यादा लाभ ले सकते हैं। पेड़ बड़े हो गए तो उनसे हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, कुछ लकड़ी मिलेगी, कई तरह के मेडिसिनल प्लांट्स मिलेंगे। बड़ा तो होने दीजिए, वो बड़ा होने के बाद ज्यादा देगी। अभी हम कम में ही हम बल्कि खो रहे हैं उसको, तो ये कितना किसी भी तरह से बुद्धिमानी का काम नहीं है। हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि जो समुदाय है, ग्रामवासी हैं या जो शहरवासी जो किसी पहाड़ों के आसपास रहते हैं, उन सबको ये हम मोटिवेट करें कि वो जो है अपने एरियाज को बचाएं और वहां पे विल्डरनेस उगने दें। ऐसा काम हम हमारे प्लॉट्स पे भी कर सकते हैं। हमारे जो खाली प्लॉट्स हैं, हमारे स्कूल कॉलेज कैंपसेज हैं, कैंपस का एक हिस्सा है, उसको आप प्रोटेक्ट कर दें, आपकी वाल है या जिस भी तरह से कर दें, तो उससे जो है आप हरियाली कर पाएंगे। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, ईश्वर कहता है कि यू डू नथिंग आई विल डू एवरीथिंग। बस हमको नथिंग पर ध्यान देना है। हम जो वो समथिंग समथिंग कुछ करते हैं उससे हम बहुत सारा डिस्टरबेंस कर देते हैं, ग्रेजिंग कर देते हैं, कटान कर देते हैं। जस्ट रेगुलेट इट एंड गेन मोर। वो कह रहा है कि आपको मैं ज्यादा देना चाहता हूं, आप कहां कम पर ही अटके हुए हो। मैं आपको सोना देना चाहता हूं, आप कंकड़ में ही अटके हुए हो। तो आप दोस्तों इस चीज को गंभीरता से लीजिए। ये सबसे बड़ा काम हो सकता है, सीड सोइंग से बड़ा काम हो सकता है, स्टम्प प्लांटिंग से बड़ा हो सकता है, इवन ट्री प्लांटिंग से बड़ा हो सकता है। उसको करने दीजिए। ये मैं इस पे बहुत जोर आपको देना चाहूंगा और इसको हमें इन दिनों में अभियान चलाना चाहिए। जो भी जागरूक युवा है, एनजीओज हैं, उनको गांव-गांव जाके इसके बारे में बात करनी चाहिए। काम अगर पूरा नहीं कर सकता तो उसका कुछ हिस्सा करे। कुछ भी हिस्से को अगर हम क्लोज कर देते हैं तो वहां पे ये हरियाली हो जाएगी। कितना सुंदर, हजारों आप मीलों तक देखें, कुदरत इसको हरा भरा ही रखती है। ये हमारा पूरा जो लैंडस्केप है उसको हमें हरा करना है, कोई जगह हमें छोड़नी नहीं है। ग्रीन एवरीवेयर, इट इज़ वेरी सिंपल। बस ये है कि इसके बारे में ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग हम जो करने वाले हैं बिल्कुल निःशुल्क होगी, हमेशा निःशुल्क होगी और इसमें हो सकेगा तो प्रैक्टिकली हाथ से करके काम दिखाया जाएगा। अगर संभव हुआ तो मिलके भी करेंगे, लेकिन जो भी अभी परिस्थिति है तो हम ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन से आप कहीं पर भी ज्वाइन करिए, पूरे इंडिया से करिए, पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने से ज्वाइन करिए। एक हमने टेलीग्राम चैनल भी बनाया, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो ये दोस्तों एक ग्रीनिंग का एक छोटा सा कैंपेन मैंने आज डिस्कस किया आपके सामने, और जो मैंने बताया कि ये जो एक कार्यशाला हम करेंगे, इस दौरान 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे में हम इसकी विशेष चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकल बात करेंगे, ताकि आप इसको कर सकें, आप वॉलंटियर कर सकें, आप दूसरों को मदद कर सकें, आपके माध्यम से कई जगह आप पौधे लगा सकें। दूसरा बड़ा कैंपेन है होम गार्डनिंग। दोस्तों आपका घर है, आपका ऑफिस है, आपका कैंपस है, वो सभी हरा होना चाहिए। घर हरा तो सभी जगह होना चाहिए। हरा करना कोई ये नहीं कि भाई मेरी इच्छा हुई तो कर दिया, इच्छा नहीं हुई तो नहीं किया। भाई इच्छा हुई तो सांस ले लो, इच्छा नहीं हुई तो मत लो। इज इट पॉसिबल? आपको सांस तो सबको लेनी है, ऑक्सीजन तो सबको चाहिए, लेकिन हरियाली मैं नहीं पैदा करूंगा। अपनी ऑक्सीजन अपने को खुद पैदा करनी है, अपने घर पे पैदा करनी है, अपने सब जगह पैदा करनी है, पूरी जगह पे हरा करना है। इसलिए हम होम गार्डनिंग के बारे में भी बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, लोग कैसे छत का एक हिस्सा भी नहीं छोड़ते, पूरी जगह जगह को एकदम हरा रखते हैं। आप सोचते हैं फ्लैट्स में नहीं हो सकता, हमारे पास जमीन नहीं है। बालकोनी का एक एक कोना एक जना नहीं कर रहा, हर जना अच्छे अच्छे इसमें पूरा पेड़ लगा रहा है, अपनी ऑक्सीजन अपने घर के सामने तुरंत आपके नजदीक है। ऐसा कोई बहाना बहुत अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है कि आप नहीं कर सकते। आपके पास वर्टिकल जगह है, आपने मकान बना लिया, नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल तक खड़ी हवा में जो जगह है, वो भी आपको कुदरत मौका दे रही है कि मेरे पास, कुदरत कहती है मेरे पास हर तरह की चीज है। मेरे पास जमीन के ऊपर लेट के चलने वाले पौधे भी हैं, मेरे पास 1 फीट के भी पौधे हैं, मेरे पास सब्जी के भी पौधे हैं, मेरे पास जड़ी बूटी भी है, मेरे पास फ्रूट्स भी है, सब्जियां भी है। आप कहो कि खड़ा हो जा, लता के रूप में चल, तो आपकी ग्राउंड फ्लोर से लेके ऊपर की मंजिल तक भी आपको हरियाली दे देगा। वर्टिकल गार्डन भी आप बना सकते हैं दोस्तों। गार्डन, होम गार्डनिंग करना, मैं कहूंगा ग्रीनिंग करना, ग्रीन होम्स। गार्डन करो ना करो,
आपके उसके माध्यम से आप कुछ सब्जी फ्रूट का नहीं, अगर इतना मैनेजमेंट कर सकते कोई बात नहीं, कुछ भी इजी से इजी प्लांट लगा दीजिए। आप गिलोय लगाएंगे, उसको ना मिट्टी ठीक से चाहिए, आप बिना मिट्टी के गिलोय हवा में चलती है। थोड़ी सी मिट्टी मिल गई, खाद नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं दोगे, हरी रहती है, आपको देती ही देती है। और इतना, इसका नाम ही अमृता है, अमृत देती है। तो ये जो है, ये होम गार्डनिंग का जो काम है, ये हम सब जगह कर सकते हैं, हर तरह की चीज़ों से कर सकते हैं। हम घर में सब्जी लगा सकते हैं, फ्रूट्स लगा सकते हैं, हर्ब्स लगा सकते हैं, ऑर्नामेंटल्स लगा सकते हैं, कई इनोवेटिव चीज़ें कर सकते हैं। हर सीजन में इसका जो ऑपरेशन होता है वो भी हमें समझना होगा। हम कुछ वेस्ट मटेरियल से कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने वर्ल्ड अर्थ डे पे एक वीडियो दिखाया था हमारे घर पे, जैसे हमने किया था, कई सारी वेस्टफुल चीज़ों का हमने किया, आगे भी और दिखाएंगे। आप रूफ टॉप पे आप फॉरेस्ट बना सकते हैं, फ्रूट्स बना सकते हैं, वर्टिकल गार्डन बना सकते हैं। तो एक डिटेल्ड वर्कशॉप दोस्तों इस संडे के बाद वाले संडे को 14 जून को हमने इस होम गार्डनिंग पे ही रखी है। यू आर ऑल इनवाइटेड। मैं कहूंगा कि आपके घर में एक गमला भी नहीं लगा हुआ है, आप आइए, आप इसको सुनेंगे, आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको कई आइडियाज मिलेंगे कि आपके घर पूरा पक्का है, 1 इंच भी मिट्टी नहीं है, तो भी आप कैसे गार्डन लगा सकते हैं, कैसे कैसे छोटे छोटे गमलों में, पॉट्स में, किसी पुराने टूटे फूटे डब्बों में, किसी में भी लगा सकते हैं। बहुत सिंपल है, हरियाली करनी है, हरियाली के कई तरीके हैं। आप उसमें तुलसी लगाइए, लेमन ग्रास लगाइए, एलोवेरा लगाइए, तो आप कई तरह के गिलोय लगाइए, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो बड़े आसानी से लग जाते हैं। आपको सबसे पहला स्टेप है हमें हरा करना। अगर आप और थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं, वेजिटेबल्स लगा सकते हैं, आप कई जड़ी बूटियां लगा सकते हैं, कुछ फ्रूट्स पैदा कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल्स लगा सकते हैं, बहुत सुंदर गार्डन भी बना सकते हैं। तो इन सब उद्देश्यों से होगा। इसमें जो चर्चाएं होंगी, एक तो घर में ही आप कंपोस्ट कैसे बनाएं, दूसरा होगा कि हम वेस्ट मटेरियल्स का कैसे यूज कर सकते हैं, रूफ टॉप पे फ्रूट फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, वर्टिकल गार्डनिंग, कुछ भी विषय हो, आपका इंटरेस्ट है, आप जरूर आइए। मैं ये कहूंगा कि बिगिनर हो, आप बिल्कुल नहीं जानते, आपको लगता है कि आपको शुरुआत करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर एक्सपीरियंस्ड है, आपको बहुत अनुभव है, आप आइए, आपके अनुभव को शेयर कीजिए। हम आपसे आपके वीडियोस लेंगे, आपके वीडियो शेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे। गार्डनिंग के जितने भी ऑप्शन है, ऑफिस में, कैंपस में, छोटा बड़ा सब, इसके लिए दोस्तों एक फॉर्म भरिएगा। जो भी आप इस वर्कशॉप में आना चाहते हैं, उसको एक फॉर्म भरिएगा। फॉर्म का लिंक है, जैसे मैंने ट्री प्लांटिंग वर्कशॉप का बताया था, वैसे ही होम गार्डनिंग का है। bit.ly, बिटली तो आपका पक्का याद ही कर लीजिए, bit.ly/, ये https वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है, bit.ly/ आगे लिखिए होम डेस्क गार्डनिंग, होम डेस्क ग्रीनिंग, नॉट गार्डनिंग। तो ये आपको हम आपके मैसेज बॉक्स में डाल देंगे। अभी हम व्हाट्सएप में और इनमें जिनमें आपको लिंक मिला है, फेसबुक पे भी इसको डाल देंगे। और ये फेसबुक के इसी पेज से लाइव सेशन होगा 14 जून संडे को। आज 5 जून है दोस्तों, 9 दिन बाद हम इस सेशन को करेंगे। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, छोटे से छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करें। जैसे वो सीड बॉल्स वगैरह बनाने का गेम अगर बच्चे करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा उनको, तो उसको भी हम प्रैक्टिकली करके आपको बताना चाहेंगे। तो इस वर्कशॉप में ज़रूर आएँ। ये मेरा दूसरा कैंपेन है। और अगर आपको होम गार्डनिंग का अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने कहीं इनोवेटिव चीज़ यूज़ करी है, तो आपका एक वीडियो हमको भेज सकते हैं। आप 1 मिनट का वीडियो, 2 मिनट का वीडियो, 3 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो, कोई भी स्किल है, कोई भी टेक्निक है, जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसको आप शेयर करिए। हम इसको इस चैनल के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से सबको शेयर करेंगे। और आपसे हम सीखना चाहेंगे, हमारे पास जो भी नॉलेज है वो हम शेयर करना चाहेंगे। बस ऐसा वीडियो भेजिए कि जो प्रैक्टिकली कुछ टेक्निक बताता हूँ। ये सिर्फ मत बताइए कि देखिए मेरे पास इससे अच्छा गार्डन है, मेरे ऊपर भी गार्डन है, नीचे भी गार्डन है, दैट्स ओके। बट आपने गार्डन लगाया कैसे, आपने मल्चिंग कैसे करी, पौधा कैसे लगाया, आपने कोई टेक्निक लगाई, आपने एक प्लेट में आपने हाइड्रोपोनिक्स कैसे कर दिया, ये कोई भी टेक्निक आप बताना चाहें, उसका जरूर से वीडियो हमको शेयर करिए। हमारा जो लिंक है मैं आपको देने वाला हूँ आगे। द थर्ड कैंपेन इज मिनिमाइजिंग द वेस्ट, जीरो वेस्ट। आप हमारा जो गोल है, इस धरती पर हमने इतना वेस्ट पैदा कर दिया है दोस्तों, ये कबाड़ा चारों तरफ, नदी नालों झीलों में, समुद्र में, कहाँ हम नहीं पहुंचे हैं, हमारा चारों तरफ कबाड़ा हो गया है। ये इतना हमारे को क्लाइमेट चेंज
क्लाइमेट पोल्यूशन, इतना ज़बरदस्त इसका प्रभाव है, हमारे जीव जंतु इससे परेशान हो रहे हैं। शहरों के शहर, एक शहर के आसपास एक कबाड़ों का शहर और मिलता है, और इतने जीव जंतु कि ये जानवर खा के और मर भी जाते हैं। इतना ज़बरदस्त, एक एक जानवर के पेट में 10-10, 15-15 किलो प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा है। कितने दर्द की बात है दोस्तों, इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी शहर में देखें, अगर मेरे शहर में अगर 100 ट्रक लोड निकलता है, तो मेरे अगले 20 साल के जीवन में, 50 साल के जीवन में एक मैं नया शहर जितना का बड़ा दे दूंगा। हमें दोस्तों इसको रोकना पड़ेगा, ये हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। प्लास्टिक हमारा या नॉन बायोडिग्रेडेबल हर चीज़ में घुस चुका है, हर आइटम प्रोडक्ट इसी का बन रहा है। इसको हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, ये वर्षों तक, सैकड़ों सालों तक ये वापस धरती में नहीं मिलता है। हमें मिनिमाइज करना है, और इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि बहुत ही सिंपल ऑप्शंस हैं, बहुत आसान ऑप्शंस हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपको ऐसा वेस्ट पैदा हो, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपने लेवल पे नहीं, मैं कहूँगा कि ये हम ग्लोबल लेवल पे भी अगर बात करें, तो आज इतनी बड़ी पैकेजिंग जो हो रही है हर छोटी सी चीज़ की, एक दवा की जो एक टेबलेट आती है, उसके ऊपर एक दूसरा कवर आता है, फिर तीसरा डब्बा आता है। एक पेस्ट अपन खरीदते हैं, तो पेस्ट के अलावा उस पेस्ट को एक कागज के डब्बे में पैक करना, और फिर उसके बाद उसको, इतना पैकिंग मटेरियल हम वेस्ट कर रहे हैं। वी कैन इजीली रिड्यूस दैट, ऑल इंडस्ट्रीज शुड रिड्यूस दैट। दोस्तों, हम उन इंडस्ट्रीज को अगर प्रमोट करेंगे जो इन कंसेप्ट्स को फॉलो करती है, तो इंडस्ट्रीज अपने आप इस चीज को फॉलो करने लगेगी। और जो मटेरियल निकलता है उसको रीयूज करें, और फिर उसको रिसाइकिल करें, जो फिर भी निकल गया है उससे रिकवर करें। हमारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि कभी भी हमारे यहाँ से निकली हुई चीज कबाड़े के रूप में फेंकी नहीं जाए, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी में नहीं दी जाए, सड़कों पे नहीं फेंकी जाए। नहीं फेंकना इज द फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेस्ट। जीरो वेस्ट का जो सिंपल डेफिनेशन है, ये एक शुरुआती स्टेप है, इट्स अ वेरी इजी स्टेप, कि आपके घर से निकलने वाला, आपके कैंपस से निकलने वाला, आपका इंडस्ट्री से निकलने वाला जो भी सामान है, उस सामान में दो तरह की चीजें होती है। एक वो होता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है, एक वो होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। एक वो है जो धरती में मिल जाता है, एक वो होता है जो वापस निकलने के बाद धरती का पुनर्चक्रण नहीं बनता है, उसका अंश नहीं बन पाता है। तो हमें जो भी चीजें धरती का अंश नहीं बन सकती है, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हो सकती है, उन चीजों को हम हटा दें या तो कम कर दें, और कम नहीं कर पा रहे हैं तो कम करने के प्रयास के बावजूद भी अगर बचती है तो उनको अलग से रखें। और जो बायोडिग्रेडेबल है, सब्जी फ्रूट्स का, खाने पीने के सामानों का जो भी वेस्ट निकलता है, रोज निकलता है, उसको अलग रखें, या तो किसी छोटे से पॉट में, या आपके गार्डन के कोने में, या कहीं पर भी उसको अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से आप रख लेंगे एक साथ करके, तो थोड़े से दिनों में वो खाद बन जाएगी। हर महीने 2 महीनों में खाद बनती रहेगी, आप बनाते रहें, मटके में, बाल्टी में, किसी भी पॉट में, किसी कॉर्नर में, घर के बाहर आसपास। और ऐसा है तो प्लॉट्स, फ्लैट्स वाले लोग हैं तो मिलके अपने फ्लैट कॉम्प्लेक्स में बनाएं। ये दोस्तों बहुत जरूरी है कि हम इसको वेस्ट नहीं करें। इतना वेस्ट जो हम कर रहे हैं उसका बड़ा आसान तरीका है कि बायोडिग्रेडेबल को हम खाद बना लें, और वो सारा खाद में चला जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल को इकट्ठा करके, और आप इसको रिसाइकिल में दे दें। जैसे आपका बाहर लेने वाला आता है, वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, हर तरह की चीज वो खरीदता है, प्लास्टिक की चीजें वापस खरीदता है, वो सब चीजों को रिसाइकिल में भेजता है, और वो टोटल रिसाइकिल हो जाता है। वर्ल्ड में 2001 में एक जीरो वेस्ट मूवमेंट एक बी जॉनसन नाम की महिला ने चलाया था। आई एम सो इंस्पायर्ड। आज 20 कंट्री से ज्यादा में उसका, उनकी बुक चलती है, और उसका साल भर का जो वेस्ट है वो आधा किलो से भी कम है। जो इनएविटेबल कोई चीज आ जाती है, दैट इज हर एवरेज। आई एम ट्रूली इंस्पायर्ड। हमें भी उस रास्ते में बढ़ना चाहिए। आज हमें विचार करना है कि आज मेरे घर से जितनी भी चीजें निकलती है उसमें से मैं कितना वेस्ट में डाल रहा हूँ। हमारा अगर अभी वेस्ट का लेवल 50% है, यानी आपका अखबार हो गया, आपका रिसाइकिल में जा रहा है, अगर आप खाद बना रहे हैं सब्जी, वो आपका उसमें जा रहा है। अब उसके अलावा आप डब्बे, डब्बी, प्लास्टिक, ये सब अगर म्यूनिसिपल गाड़ी में डाल रहे हैं, तो आप एक अंदाजा लगा लें कि आज आपका कितना है। अगर आज आप 50% लेवल पे हैं, तो दोस्तों 50 से इसको घटाइए, विचार करिए वापस कैसे रीयूज कर सकते हैं। अगली वर्कशॉप में हम इस पे थोड़े से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देंगे। कम्युनिटीज को मोबिलाइज करिए, गार्बेज पिकर्स को इन्वॉल्व करिए, ये शॉपकीपर्स, इनको रोजगार मिलेगा।
तो धीरे धीरे हमें जीरो की तरफ बढ़ना है। इस अभियान में जुड़िए दोस्तों। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, अगले सेशन में बात करूंगा कि पानी का हम कैसे संरक्षण करें। तो पानी के ऊपर हम इसी महीने में जून से पहले बात करना चाहेंगे कि हम अपने वाटर को अपने कैंपस में, अपने घर में कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे पानी का मिनिमम, और अपने घर के बाहर रोड के पास में कहीं पर भी आप रिचार्ज पिट्स बना सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग हमारे घर से शुरू होगी। स्कूल, कैंपस, कॉलेजेस, कहीं पे भी 1 इंच बूंद भी पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। ऑल वाटर हार्वेस्टिंग शुड हैपन इनसाइड। और बड़े सिंपल और सस्ते तरीकों से हम इसको कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें अगली एक इसके ऊपर पूरी वर्कशॉप करेंगे। अगला कैंपेन में लेना चाहूंगा कभी 1-2 महीने बाद, एनर्जी पे, ऊर्जा की बचत कैसे करें। ऊर्जा के बहुत सारे तरीके हैं। अल्टरनेटिव ऊर्जा का उपयोग करें, सोलर ऊर्जा का उपयोग करें, सोलर कुकिंग करें। दोस्तों मुझे जो 25 साल का अनुभव है सोलर कुकिंग का, इट्स अ वेरी एक्सीलेंट। सोलर कुक्ड फूड इज मोर हेल्दी, बड़ा इजीली पकता है आज भी अपने यहाँ घर पे सामने। आप दोस्तों सोलर कुकर को आप जरूर से बाहर से दिखाइएगा, आपको दिखाएंगे अगली बार वीडियो में। इट्स अ वेरी ग्रेट वे ऑफ सेविंग एनर्जी। एनर्जी सेविंग के बहुत सारे तरीके आप जान सकते हैं। आप CFL, LEDs, एनर्जी एफिशिएंट होम्स, सोलर कुकिंग, तो ये सब चीज़ों के बारे में एक अगला हमारा कैंपेन रहेगा। नेक्स्ट जो कैंपेन हमें लेना चाहिए वो है एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज करने का। दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा मामला है, बहुत अलार्मिंग है। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो इतना बढ़ चुका है कि हमको ऑक्सीजन की कई बार सिलेंडर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हमको बहुत सारा जो घरों में इतनी दिक्कत आने लग गई है, तो हमें हर तरह से एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज करना पड़ेगा। अभी बहुत सारी बातें आप इसमें जानते हैं, और इसकी जब भी अगली वर्कशॉप हम इस पे स्पेसिफिकली करेंगे तब बहुत डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अभी जो ये कोविड का जो इम्पैक्ट हुआ है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई है कि बहुत सारे कंट्रीज ने साइकिलिंग को बहुत इम्फेसाइज किया है। कोविड के दौरान लोगों ने कहा कि हम इसको साइकिलिंग को प्रमोट करेंगे। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसको बोला है कि दिस कैन सपोर्ट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट पॉवर्टी रिडक्शन, बिकॉज साइकिल अगर इंडस्ट्री बनती है तो बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, साइकिल को बढ़ावा मिलता है, तो लोकल लोगों की जो मोबिलिटी है वो उनके लिए सस्ती होगी। फोसिल फ्यूल सब्सिडीज को खत्म करने का आर्ग्यूमेंट ग्लोबली हमेशा दिया जाता रहा है। और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कॉपरेशन फॉर यूरोप, उन्होंने कहा है कि क्लीनर ट्रांसपोर्ट इज द न्यू नॉर्मल थिंग। आज का नया हमारा ये नारा होना चाहिए कि हम जैसा बिजनेस एज यूजुअल, यानी जो जैसा हम पहले करते आए हैं वैसा ही नहीं करके और एक नया दृष्टिकोण अपनाएं, तो एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी हम काफी सारे रोजगार पैदा कर सकते हैं। बहुत देशों में दोस्तों इसको कोई नीचे की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। हम देखते हैं कि साइकिल को लोग ऐसा मानते हैं कि वो कोई गरीबों की निशानी है। दोस्तों ऐसा नहीं है। समृद्ध देशों में समृद्ध लोग साइकिल को यूज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। हमें भी अपने आप को वही समृद्धि का भाव लाना पड़ेगा। साइकिल समृद्धि का निशानी है। तो मैं एक अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक पिक्चर आपको दिखा के, बोस्टन में ये यूएस में अल्बर्ट आइंस्टाइन 1930s के आसपास का ये पिक्चर है, 33, and his very inspiring statement is life is like riding a bicycle, to keep your balance you must keep moving. What a great slogan. इतने पहुंचे हुए लोगों ने ये दिया है ट्रांसपोर्ट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, फॉरेस्ट्री के ऑपरेशंस के बारे में। सारों को मिला के हमारा ओवरऑल उद्देश्य है कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो, हमारी तरफ से पर्यावरण को जो दूषण हो रहा है उसको हमें कम करना है, ऊर्जा की खपत को कम करना है, हमारा मिनिमाइज करना है हमको कार्बन फुटप्रिंट को। और एक बात इसके साथ साथ मैं और जोड़ना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो अभी अपन ने जो एक फ्रेमवर्क में बात करी है, ऊर्जा, पानी, वायु, वेस्ट और ग्रीनिंग एवरीवेयर, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, उसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू यहाँ पे आपके सामने लाना चाह रहा हूँ कि हमें कुछ ऐसे सपोर्टिव एक्टिविटीज पे ध्यान देना पड़ेगा जो इन सब का आधार है। हमें पॉपुलेशन मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप सब समझते हैं कि अगर पॉपुलेशन इसी रेट से बढ़ती रही
तो हम कभी पर्यावरण को संतुलित नहीं कर पाएंगे। और इस काम को हमें एक बहुत बड़े अभियान के रूप में लेना पड़ेगा, हर के मन में जाना पड़ेगा कि हमारा हम क्या कर रहे हैं। एजुकेशन और अवेयरनेस, आई से फर्स्ट यू फॉलो द रूल्स एंड डोंट ब्रीच, देन ओनली यू कैन टीच एंड देन ओनली यू कैन प्रीच। तो एजुकेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्डिंग कल्चर्स, ये एक बहुत बड़ा हथियार है दोस्तों, कि जैसे जो भी चीज हमारे कल्चर में आ जाती है, ये प्रवृत्ति हमारे अगर रूटीन में घुस जाती है तो वो पूरा सब जगह फैल जाती है। पेड़ लगाना एक कल्चर में आ गया। एक पीपलांतरी एक गांव है, राजसमंद जिले में है, उदयपुर के पास में, राजस्थान में। गांव में एक परंपरा बन गई कि हर बच्चे के साथ जन्म होते ही, हर बच्चे की शादी होते ही हम 11 पेड़ लगाएंगे। आज वो विश्व विख्यात गांव है, पूरा गांव हरा भरा है। उन्होंने क्या नायाब तरीकों से इसको अपनाया है, तो कल्चर बना दिया उन्होंने। उस गांव में एक कल्चर बन गया। कई गांव में कई जगह पे इस तरह के कल्चरल ट्रेडिशंस बन जाते हैं। आप देखिए नेगेटिव ट्रेडिशंस भी बड़े आसानी से बनते हैं। आप देखिए रात की 12 बजे नया साल मनाना, बहुत थोड़े से सालों में, 20-30 सालों में एक बड़ा कल्चर बन गया। बर्थडे पे केक काटना, I don't know what is this, but this has become a most accepted culture. वैलेंटाइन डे, ये डे, फटाफट ये कल्चर में घुस रहे हैं। हम अच्छी चीजों को भी कल्चर में घुसाएं, पर्यावरण के साथ संतुलित जीवन को घुसाएं, हमारी दादी माँ के नुस्खों को अपनाएं, और बहुत सारे हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस को। तो ये बहुत वेजिटेरियन इज ए नॉन वेजिटेरियनिज्म इज ए 10 times more harmful to environment than vegetarianism, बिकॉज जो ट्रॉफिक लेवल है, जो प्रोडक्शन एनिमल प्रोडक्शन है, वो करने में जितनी ऊर्जा और जितना संसाधन लगते हैं वो कई गुना ज्यादा है। अब वर्ल्ड ओवर एक्सेप्टेंस आ रही है इसकी कि वेजिटेरियनिज्म इज आल्सो हेल्दी। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिंदगी में पीस को तलाशिए, हार्मोनी को तलाशिए, स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बढ़िए। जो आदमी स्पिरिचुअल हो जाता है उसका एक्यूमुलेट करने की टेंडेंसी वो कम हो जाती है संसाधनों की, उसकी दौड़ कम हो जाती है भौतिकताओं की ओर। ये भौतिक जगत में इतना संसाधनों का संचय करके हम कोई सुख नहीं पा रहे। Spirituality is the biggest answer, and India is the leader in the world about this spiritual movement. तो सिंपल लिविंग करिए, स्पिरिचुअल रहिए, जीवन में आध्यात्म को अपनाइए। तो ये सारे सपोर्टिंग एलिमेंट्स भी हमें चाहिए दोस्तों। ध्यान से हम सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं, पूरी धरती को हील कर सकते हैं। हमारा सिद्धांत ये है कि हमें मिनिमम चीज़ों का उपयोग करना है, मिनिमलाइजेशन पे आना है, लोकल चीज़ों का उपयोग करना है। बहुत दूर से, कोरिया से, कहाँ से, कहीं दूसरे देशों से छोटी सी चीज़ ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लाई जाए, यहाँ की वहाँ, बहुत बड़ा पोल्यूशन है। और हमें पूरा धरती के इकोसिस्टम को रिवाइटलाइज करना पड़ेगा। इन्हीं लेसन्स के साथ मैं आपको अपनी जिम्मेदारी का भाव दोबारा आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि इसको एक इंक्रीमेंटल जर्नी बनाइए। हम सब मिलके बनाते हैं कि हम धीरे 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 हमारी जीवन जीरो कार्बन की ओर हो जाए, जीरो कार्बन एमिशन हो हमारे यहाँ से। हम पर्सनल लेवल पे काम करें, कम्युनिटी लेवल पे काम करें, नेशनल, ग्लोबल, सब जगह इस चीज को हमको आगे ले जाना है। Everyone has to realize this. हमको अपने जीवन को एनालाइज करना है। Let's think what we can do more. There is always some scope. आप जो भी इस जीवन यात्रा में हैं, जीरो कार्बन की तरफ बढ़ने में डेफिनेटली 99.999% अभी भी जीरो कार्बन एमिशन पे नहीं होंगे। उनके लिए स्कोप है कि एक कदम बढ़ाते रहें और इस मूवमेंट में जुड़ते रहें। ईच वन कैन डू समथिंग। आज से दोस्तों इस जर्नी को रीइंफोर्स करें। आप अगर पहले से इस जर्नी में चल रहे हैं तो आज के इस पड़ाव को एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनाएं, आगे ले जाएं। हम पीरियोडिक, रिलेवेंट और छोटी छोटी इवेंट्स करते रहेंगे। ये हमारे सबके लिए है, हमारे सर्वाइवल के लिए है, हमारे हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए है। मैं पुनः याद दिलाता हूँ, ये हमारे एक्शन एरियाज हैं जिन पे ध्यान दीजिएगा। एक छोटी सी याद दिला रहा हूँ कि आज इस पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जो हमारी जानकारी है उसको बढ़ाने की दृष्टि से, उसमें अवेयरनेस बढ़ाने की दृष्टि से हमने 11 बजे एक क्विज का आयोजन किया है। ऑनलाइन क्विज होगी। इस क्विज का एक लिंक आपको इसी फेसबुक पेज पर मिलेगा जहां आप अभी हैं, facebook.com/ग्रीन विजन ऑफ अर्थ। ग्रीन विजन ऑफ अर्थ, वेरी सिंपल, याद रखिए। आपका विजन इस धरती के लिए हरा है, अपने जीवन के लिए हरा, आपके शहर के लिए हरा, आपके देश के लिए हरा है। पूरा मेरा ग्रीन विजन ऑफ माय सिटी, ग्रीन विजन ऑफ माय नेशन, ग्रीन विजन ऑफ होल प्लेनेट। दिस इज व्हाट इज ग्रीन विजन ऑफ अर्थ। यही मूवमेंट है इसका।
एक टेलीग्राम चैनल है, उसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि वहाँ पर भी आपको कैसे ज्वाइन करना है, तो उसको उस पर भी आपको इसका लिंक मिलेगा। मैं अब दो छोटी छोटी सी चीज़ें आपसे मांग रहा हूँ दोस्तों अंत में, कि अगर आपको इस चीज़ में आपके पास कुछ है, आपके पास और अच्छे आपने कुछ कदम उठाए, हमको शेयर करिए, ज़रूर से शेयर करिए। आप सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रमोट करिए, मास मीडिया से करिए, पब्लिक इन्वॉल्व करिए। एक हमने चैनल बनाया है टेलीग्राम पे, वी कैन सेव अर्थ, इसी नाम से है। टेलीग्राम ऐप उसी तरह की ऐप है जैसे व्हाट्सएप ऐप होती है। उसमें आप अगर उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, तो उसके बाद उसमें अगर आप वी कैन सेव अर्थ लिखेंगे ऊपर बार में, तो आपको ये चैनल दिखेगी और इसको आप ज्वाइन कर लें। जैसे आप प्ले स्टोर में लिखा तो ये टेलीग्राम डाउनलोड हो जाएगी, फिर वो बोलेगा ओपन, इसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर करके, और फिर आप जैसे ही ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा है, ऊपर के सबसे टॉप बार में लिखेंगे वी कैन सेव अर्थ, तो फिर आप वहाँ से वी कैन सेव अर्थ चैनल खोल सकते हैं। और उसको खोलेंगे तो उसका जो ये ऐसा मैसेज बॉक्स दिखेगा आपको, उसमें कई सारे मैसेजेस अभी से आपको पड़े हुए मिलेंगे। आने वाले टाइम में और ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ के मैसेजेस इसमें मैं डालता रहूँगा। और इसके बॉटम पे आपको ज्वाइन करने का, इस चैनल को ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप ज़रूर से ज्वाइन करिए, क्योंकि हम सारी एक्टिविटीज़ इसी पे डालने वाले हैं, आगे सारे मैसेजेस इस पे डालने वाले हैं। दोस्तों ये मेरे को हमको इसलिए थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि इस टेलीग्राम में एक ऑप्शन है कि आप 1 लाख 2 लाख लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जो दूसरे ऑप्शंस हैं अभी वो सुविधा मेरे को नहीं मिल रही है, तो हम 200-250 का ग्रुप बनाए, फिर दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, हमें लाखों तक पहुंचना है, इसलिए हमने ये चैनल को किया है। और इस चैनल में एक खूबी और है कि आप अगर बाद में भी ज्वाइन करते हैं तो पीछा पहले वाला मटेरियल भी आपको दिखता है, हम बड़ा मटेरियल भी डाल सकते हैं। एक मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप ग्रीन एम्बेसडर्स बनिए, आप वो उस मूवमेंट के वाहक बनिए जो आपका अपना है, आपका चलाया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा मोबिलाइज करने में इंटरेस्टेड हैं, आप कहीं वर्कशॉप्स कर सकते हैं, आप हम ये पावर पॉइंट वगैरह आपको शेयर कर सकते हैं, आप अपने खुद के प्रेजेंटेशंस वीडियोस बना सकते हैं, आप कहीं पे भी जाके इसका प्रचार कर सकते हैं। आपने अगर ट्री प्लांटिंग सीख लिया तो आप कहीं जहाँ हो रहा है वहाँ पे उन लोगों को गाइड करके उनको सुविधाजनक रूप से कर सकते हैं। एक वीकेंड वॉलंटियर भी एक टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप जैसे टेलीग्राम डाउनलोड करते हैं तो इस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, लेट्स इन्वॉल्व एंड गेट इन्वॉल्व। थैंक यू सो मच। और मैं समझता हूँ कि आज का जो ये है, ये अभियान है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी आज इस लोगों के साथ वर्ल्ड अर्थ डे मना रहा है, और पूरी दुनिया में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आज बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। तो मेरा यही आह्वान है कि आप इसमें ज्वाइन करिए, इसके साथ जुड़िए। अगर आप और कुछ कर रहे हैं तो हमको साथ में लीजिए, हम साथ में मिलके करेंगे। यू कैन रीच टू अस इन मेनी वेज। एक हमारा ईमेल है jaipurmissiongreen@gmail.com। सो जयपुर शब्द याद रखिएगा, जयपुर शहर से ये मूवमेंट चालू हुआ है, जयपुर missiongreen@gmail.com, दैट इज़ वन वे, आप इस पे भेज सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप टेलीग्राम चैनल पे वीकेंड वॉलंटियर ग्रुप ज्वाइन करिए और उस ग्रुप में आप कोई भी मैसेज डाल सकते हैं। सो दीज आर दी वेज टू रीच एंड वी विल शेयर ईच अदर। आपके वीडियोस का इंतजार रहेगा। आपको मैंने दो प्रोग्राम्स के लिए आज आमंत्रित किया है, bit.ly/ट्री डैश प्लांटिंग 1, 21 जून को वर्कशॉप होगी 11 बजे। दूसरी वर्कशॉप हम होम गार्डनिंग पे कर रहे हैं 14 जून को, उसका है bit.ly/होम डैश ग्रीनिंग। तो ये हम इन चैनल पे, व्हाट्सएप पे, इस पे सब पे इसका लिंक शेयर करेंगे, फेसबुक पे भी शेयर करेंगे। तो प्लीज़ यू टेक इट फ्रॉम देयर एंड ज्वाइन, लेट्स ज्वाइन ए मूवमेंट। और हम अपनी धरती को प्रण करते हैं कि हम धरती को अच्छा बना करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके कमेंट्स चैट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। आपको अच्छा लगा तो इसको, उसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स दीजिएगा और लोगों को शेयर करिएगा। जो लोग नहीं आ पाए हैं वो बाद में facebook.com ग्रीन विजन ऑफ अर्थ पे जाके देख सकते हैं। एक हमारा यूट्यूब चैनल भी है, youtube.com वी कैन सेव अर्थ, तो वी कैन सेव अर्थ के नाम से वो भी चैनल है, वो भी हम आपको शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रीन लाइफ, ग्रीन एनवायरनमेंट एंड ग्रीन वर्ल्ड। थैंक यू।
कोई कमेंट्स हैं, कोई चैट बॉक्स में कोई ऐसा सवाल आया हो जिसका जवाब देना हो? किसी ने गोपाल नागदा जी ने पूछा था बकायन के पौधे चाहिए कहाँ मिलेंगे? बकायन के पौधे ये उदयपुर से हैं नागदा जी, आपको उदयपुर की नर्सरियों में मिल जाएंगे। और नागदा जी आप सबसे ज़्यादा ये है कि आप बकायन को जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। आप बकायन की ब्रांच को लीजिए और एक सीधी सी लंबी ब्रांच लीजिए और इसको नीचे से ब्लंट काटिए और इसको कहीं पर भी आप लगाइए, बकायन बड़े आराम से लगेगा। एक थोड़ा भी टेक्निकल है तो उनका समझिएगा कि व्हाई डोंट वी गो फॉर मैकेनिकल सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, वो सही से रहेंगे। बहुत अच्छा सजेशन है आपका। एक्चुअली अभी हम इस चर्चा में फोकस्ड रहे हैं, आपने महसूस किया होगा कि हम इंडिविजुअल एक्शंस की तरफ जाएं। जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोडक्शन है ये एक इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट है, ये एक नेशनल इश्यू है। हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। जब ये फोरम अगर इस बात की हो कि हम देश की पॉलिसी कैसे निर्धारित करें, तो वो चर्चा वहां पर हम कर सकते हैं, या इंडस्ट्रीज को कैसे प्रमोट करें, क्योंकि वो आज का मुद्दा नहीं है। आज की ऑडियंस हमारे इस उद्देश्य से है कि हम एक दूसरे को कैसे प्रमोट करें। तो आपके सजेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इन माध्यमों से आप जरूर से हमें सजेशंस दीजिएगा। थैंक यू। और कोई सवाल? थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स, लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन नेक्स्ट संडे। और बीच बीच में हम वीडियोस कुछ बना के इन पे टेलीग्राम चैनल पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे डालते रहेंगे, जिनसे भी आप जुड़े रहें। थैंक यू।